नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकित मुथा स्वागत करता हूं मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। पिछला मैंने वीडियो डाला था विद्युत क्षेत्र के कुछ टॉपिक्स पे, जिस पे आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो जिसने मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी लिखी हुई है ankit.mutha07@gmail.com, जिस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के आगे के कुछ टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के कुछ बिंदु कवर किए थे, जिनमें आवेश क्या होता है, आवेशों के प्रकार क्या है, हम किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, आवेशों के मात्रक क्या है और आवेशों के गुणधर्म क्या है। और फिर मैंने 2 प्रश्न लिखे थे कि आप इनको सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आज के इस वीडियो में हम पहले उन 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिए थे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्वर्णदर्शी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, परावैद्युतांक क्या है और कूलाम नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको किसी भी जगह पर कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि यदि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम धनावेश से आवेशित करें तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो हम जब भी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें ये लिखना होता है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि जो हमें दिया हुआ है और जो हमें ज्ञात करना है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है या क्या सूत्र है, और फिर वहाँ पर वो वैल्यू पुट करके उचित कन्वर्जन करके और हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है, यानी अपने को आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलाम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया Q बराबर 1 कूलाम। उसके बाद हमें पूछा गया ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई n हमें ज्ञात करना है, और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, जो न्यूनतम मात्रा होती है E, उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हमने आवेशों के गुणधर्म में ये पढ़ा था कि आवेश एक निश्चित मात्रा का हमेशा पूर्ण गुणक होता है, और वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर NE, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है वो न्यूनतम मात्रा है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लिया, देखो N बराबर Q/E। अब हम यहाँ पर Q का मान रखेंगे और E का मान रखेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q बराबर हमने रख दिया 1 कूलाम और E का मान हमने रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 10⁻⁻19 है उसको ऊपर ले जाओ और 1 0 इसको दे दो। तो यहाँ पर बन जाएगा ये 10 × 10⁻18 बट्टे के अंदर 1.6। फिर जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। अब हम 16 का जब 100 में भाग देंगे तो हम जानते हैं कि आंसर आएगा 6.25, और पीछे इंटू में आपके पास क्या रह जाएगा 10⁻18। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर 10⁻−18 नहीं है, यहाँ पर 10⁻+18, और इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमें ये दिया गया है कि 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन अथवा ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश भी हो सकते हैं और ऋण आवेश भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें सिर्फ इसमें एक चीज़ दी हुई है कि ये जो जल है इसकी मात्रा कितनी है, तो वो दी हुई है हमें M बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम। और हम दूसरी बात ये हम जानते हैं कि जो जल का अणुभार है वो कितना होता है, M बराबर 18। M बराबर 18 कैसे, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 16 ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के 2, तो 16 + 2। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें इस पर आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 250 ग्राम जल है इसमें अणुओं की संख्या कितनी है। तो अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने 11th क्लास में ये सूत्र पढ़ा था, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था कि जो अणुओं की संख्या होती है वो उसका दिए हुए पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा उसका अणुभार इंटू Na। Na यहाँ पर क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.02 × 10⁻23। अब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, n बराबर 250
बट्ठा 18। अब हमें यहाँ से प्राप्त हो चुकी है हमारे अणुओं की संख्या। अब हमें देखना है कि इसके ऊपर आवेश कितना है। आवेश ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें एक अणु पर कितना आवेश होगा। तो एक अणु पर आवेश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है H2O। तो H2O में देखो हाइड्रोजन के 2 इस पर आवेश, या अपन कह सकते हैं प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 और 2 10। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास ये Q का फॉर्मूला लग गया कि भाई Q बराबर क्या आ गया, अणुओं की संख्या N इंटू 10E। अब जैसे ही हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है Q बराबर 1.337 इंटू 10 की घात 7 कूलाम। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, विद्युतदर्शी या फिर स्वर्णदर्शी। इसका नाम स्वर्णदर्शी क्यों है, क्योंकि इसमें सोने की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युतदर्शी इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम इसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि वो वस्तु धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। अब हम इसकी संरचना समझते हैं। तो इसमें एक कांच का जार होता है जिसके अंदर एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ऊपर की दिशा में एक धात्विक डिस्क लगी होती है जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, मैंने तीर का चिन्ह भी किया है इसमें। और नीचे ही नीचे सोने की 2 पत्तियां लगी होती है। अब जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को धातु की चकती के संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाते ही यहाँ पर ये पत्तियाँ जो होती है वो प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती है, क्योंकि वो आवेश इनको स्थानांतरित होता है। हम मान के चलते हैं, चलो हमने नेगेटिव चार्ज वाली कोई छड़ है वो इसके संपर्क में लाए तो ये फैल गई, यानी अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब हम कोई दूसरी आवेशित वस्तु अब इस धात्विक डिस्क के संपर्क में लाते हैं तो इनमें 2 चीज़ें होती है, या तो ये पत्तियां फैलेगी या फिर ये पत्तियां सिकुड़ेगी। अगर ये पत्तियां फैलती है तो इसका मतलब जो हम धात्विक छड़ इसके संपर्क में लेके आए हैं उस पे वही आवेश है जो पत्तियों पर आवेश विद्यमान है। जैसा कि हमने माना था कि पहले ये मान लिया कि ये ऋणावेशित है, तो जो छड़ भी लेके आए वो भी कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। और अगर मान लो ये सोने की पत्तियां सिकुड़ जाती है, इसका मतलब इनमें क्या हुआ है, आकर्षण हुआ है। यानी कि अब जो हम आवेशी छड़ लेके आए हैं उस पर आवेश उसके जो सोने की पत्तियों पर आवेश है उससे विपरीत आवेश है, यानी कौन सा आवेश है, धनावेश है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें धनावेशित छड़ है या फिर ऋणावेशित छड़ है। यहाँ पर ये जो सोने की पत्तियां हैं इसकी जगह हम एल्यूमिनियम की पत्तियों को भी इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। हालांकि सबसे अच्छा विद्युत चालक तो सोना ही होता है एल्यूमिनियम की बजाय, लेकिन क्योंकि सोना महंगा होता है इसलिए हम एल्यूमिनियम की पट्टियाँ यहाँ पर लगाते हैं। अभी अभी जो हमने चित्र की सहायता से समझा था उसके सारे नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इनको नोटिफाई कर लीजिए और जो जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई आ रही है आप उसको नोट करते जाइए। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर इसको फेयर नोट्स में रखें या रफ नोट्स बनाएं, टेम्प्रेरी बनाएं, क्या करें। तो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और जैसे जैसे चैप्टर बुक में दिए मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको फेयर नोट्स भी बना। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये कूलाम ने दिया था। इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है कि 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2। और दूसरा जो ये 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है वो उन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो चित्र में देखो R दिखाई दे रही है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती 1/R। जब हम F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती 1/R² को एक साथ लिखते हैं तो हमें यह फॉर्मूला मिल जाता है F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो समानुपाती स्थिरांक के रूप में नई सौगात लेकर आता है, यानी हमें फॉर्मूला क्या मिल जाता है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R²। यहाँ पर K एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। यहाँ पर जो K होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर गलती से थोड़ा छपा नहीं है, आप इसको विद्युतशीलता कर लीजिए।
और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये मात्रक कहाँ से आए। तो ये मात्रक देखने के लिए आप किसी एक का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे के का मान कैसे निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, के बराबर आर स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी एफ गुणा आर स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जो यहाँ लिखा हुआ है, इंटू में आर यानी दूरी वो मीटर स्क्वायर, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, कूलम इंटू कूलम यानी कि कूलम स्क्वायर। और इसी तरह से निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक भी निकाला हुआ है, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, परावैद्युतांक। कूलम ने एक चीज़ नोट की थी कि उसने जब दो आवेश लिए Q1 और Q2 और उनके बीच में दूरी रख दी R और उनको निर्वात या हवा में रखा, तो उसके पास वैद्युत बल का मान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उन्हीं आवेशों को किसी और माध्यम में लिया और उनके बीच वही दूरी रखी जो पहले रखी थी, यानी R दूरी रखी और आवेश का मान भी क्या था, Q1 और Q2। सिर्फ बदला क्या था, माध्यम, और माध्यम बदलने से विद्युत बल के मान में भी परिवर्तन आ गया, यानी विद्युत बल का मान कुछ कम हो गया। अब ये विद्युत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त हुआ, उसी को ही हमने क्या नाम दिया, परावैद्युतांक, या कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिखते हैं परावैद्युतांक को, और इसका फॉर्मूला होता है कि निर्वात के अंदर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उसे किसी माध्यम में हम जब रखते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करने के लिए हम F0 और Fm यानी कि निर्वात में विद्युत बल का मान और माध्यम में विद्युत बल के मान का जो फॉर्मूला है वो अपन इसके अंदर पुट करते हैं। तो हम जानते हैं कूलम के नियम से कि F0 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। अब जब हमने किसी माध्यम में बल ज्ञात किया तो हम ये जानते हैं कि Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, विद्युतशीलता। जो यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻12, उसकी जगह हमने इसको क्या लिख दिया, एप्सिलॉन। जैसे ही हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। इसमें से ये Q1 Q2 आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई और 4 पाई भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r। यहाँ पर एप्सिलॉन r क्या है, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन m क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर ऊपर भी मात्रक क्या आएगा, इसमें सेम आएगा और नीचे भी मात्रक वही रहेगा, तो दोनों कट के ये जो एप्सिलॉन आर है यानी परावैद्युतांक है, ये कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि हो जाएगी, जिसका निर्वात में मान होता है 1 और वायु में इसका मान होता है 1.00059। इस तरह से हम परावैद्युतांक ज्ञात करते हैं। अभी जो मैंने आपको परावैद्युतांक का फॉर्मूला डेराइव कराया था वो आपको लिखना है, और उसके साथ में उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब बाद में वापस आप इनको देखेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। और चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि ये गति के तीसरे नियम का पालन करता है। गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये हम जब अगले वीडियो में कूलम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे तो उसमें ये डेराइव करेंगे। अगला ये है कि इस नियम के लिए ये माना जाता है कि हमारे जो आवेश हैं वो बिंदुवत होते हैं और स्थिर होते हैं, लेकिन अधिकतर कंडीशन में हम गोलीय आवेश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, मान लो कि कोई दो आवेश है, उनके बीच में कोई विद्युत बल कार्य कर रहा है और हम कोई तीसरा आवेश उन दो आवेशों के पास में लेकर आ रहे हैं, तो उस तीसरे आवेश की वजह से उन दो आवेश के बीच में लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि यदि फेम्टोमीटर की कोटि हो, यानी 10⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम की आवेशों के बीच में दूरी हो, तो इसके लिए कूलम का नियम काम नहीं करता है। और पांचवा और अंतिम, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन भी करता है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अंकित प्रश्नों की तरफ, जो आपको घर से सॉल्व करना है और मुझे मेल करके बताने हैं कि आपने किए या नहीं। तो पहला सवाल यह है कि यदि हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में दो छोटे आवेशित गोलों को रखें जिनके ऊपर आवेश है 2.5 माइक्रोकूलाम और 1.3 माइक्रोकूलाम, तो उनके मध्य कितना विद्युत बल लगेगा। और दूसरा प्रश्न है कि दो समान बिंदुवत आवेश Q, यानी दो आवेश है, दोनों पर आवेश क्या है, कैपिटल Q, जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, दूरी हमें दी हुई नहीं है, उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हमें एक आवेश रखना है Q, और उस Q का मान और प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। कि ऐसे ज्ञात करनी है कि वो निकाय क्या रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। ये दो सवाल आप ट्राई करना, हम अगले वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो ankit.mutha07@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।